भीषण की आग में झुलसा बांग्लादेश, हालात विकराल, 300 लोगों की मौत। आगजनी आक्रोश, सड़कों पर उतरी सेना। हसीना ने देश छोड़ा, सेना ने संभाली सत्ता। पीएम हाउस में उपद्रवियों का कब्जा, गृह युद्ध की आग, निशाने पर हिंदू, सड़कों पर 4 लाख लोग, हर तरफ तोड़फोड़। बांग्लादेश में आपातकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ गया है। उपद्रवियों के आक्रोश और हिंसा के मद्देनजर शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले वो भारत पहुंची हैं। उनका विमान अब से कुछ देर पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। भारत से वो लंदन या फिर फिनलैंड जा सकती हैं। फिलहाल बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। उपद्रवियों ने पीएम आवास पर भी कब्जा कर लिया है। तस्वीर आपको पीएम आवास की दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। वहां के पार्लियामेंट की तस्वीर आप देखिए, पार्लियामेंट की स्थिति आप देखिए। पार्लियामेंट में उपद्रवी घुस गए। ढाका की सड़कों पर भीड़ उपद्रव कर रही है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर पार्लियामेंट की स्थिति को आप समझ सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त सिविल वॉर के हालात हैं। उपद्रवियों ने हालात को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर भी आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां उपद्रवी घुस आए हैं। हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास के अंदर बांग्लादेशी युवक, जो लोग बांग्लादेश में हिंसा उपद्रव फैला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालात बिगड़ चुके हैं और इस बीच सेना ने उतरकर मोर्चा संभालने की कोशिश की है। पीएम आवास के अंदर किस तरह से उपद्रवी वहां के किचन में जाकर जो पकवान वहां पर बना हुआ है, जो खाना वहां पर बना हुआ है, उसे खा रहे हैं और कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। बिगड़े हालात के बीच सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी है। लेकिन बांग्लादेश की इस हालत को देखते हुए, बांग्लादेश के इस हालात को देखते हुए वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फौरन बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, जो इस वक्त भारत में मौजूद हैं। भारत के हिंडन एयरपोर्ट पर इस वक्त प्रधानमंत्री शेख हसीना मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहां पर स्मोक का भी इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट के अंदर। बांग्लादेश के पार्लियामेंट की तस्वीर, ढाका की तस्वीर। हमारे साथ एवीएम रिटायर एयर वाइस मार्शल रिटायर ओपी तिवारी और आरके भार्गव, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का इंडिया डेली पर बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ओपी तिवारी सर और आरके भार्गव सर, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहला सवाल मेरा ओपी तिवारी सर आपसे है, बांग्लादेश के सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं और इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है सर? ओपी तिवारी सर। देखिए, ये एक्चुअली सिविल अनरेस्ट है। सिविल अनरेस्ट ऐसे ही नहीं होता, जबकि वहाँ पे एक सरकार चौथे टर्म में सक्सेसफुली जीत के आई थी और देश अच्छी तरीके से चला रही थी। तो इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस तरीके के इस स्टेल का सिविल अनरेस्ट किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में क्रिएट करने के लिए, तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें देखना चाहूँगा और करना चाहूँगा। आप देखिए, भारत का जो अभी फ़िलहाल जो परेशानी है, पाकिस्तान बॉर्डर पर है और चाइना बॉर्डर पर है। चाइना के साथ हमारे बड़े सारे एपिसोड हो चुके हैं और चाइना जो है इस तरीके से सक्षम सामने आके लड़ने की स्थिति में नहीं है। यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। उसके अलावा आपने देखा पिछले 2-3 महीने से जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में, पर्टिकुलरली जम्मू रीजन में, जिस तरीके से टेररिस्ट का इंटरेस्ट हुआ, टेररिस्ट अंदर आए हैं और जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, इससे काफ़ी हम डिस्टर्ब रहे हैं। सक्षम है हमारे देश की जो सेना है, उनकी वजह से हम किसी तरीके से वो सिचुएशन कंट्रोल करने में आके बस में आ गए हैं। अब जहाँ तक बांग्लादेश, इस सिविल अनरेस्ट के बैकग्राउंड में अगर हम बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश हमारे नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल से सराउंडेड है।
वेस्ट बंगाल की स्थिति, प्रेजेंट स्थिति से हम सभी अवगत हैं, और क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, उसमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो एंटी इंडियन है, अब बाहर के लोग अगर टेररिस्ट के अंदर आए तो उनको उनकी हेल्प जो अवश्य किया जा सकता है। पास्ट में भी हम देखें कई टेररिस्ट मॉड्यूल जो बांग्लादेश में होके उन्होंने डेवलप करके इंडिया में अंदर आए हैं, और इवन नॉर्थ ईस्ट में आके डेवलपमेंट प्रॉब्लम करने की कोशिश की गई है। तो इसमें इस एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा बढ़ावा होगा, और ये जो सरकार थी नहीं, इसमें आपने दो तीन एस्पेक्ट रखा है सर, ओपी तिवारी सर, उसका सर इसमें दो तीन एस्पेक्ट आपने रखा है, मैं एक एक करके उन एस्पेक्ट पर आता हूं। आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के इस सिचुएशन के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार है, बहुत हद तक चाइना, और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए चाइना की कोशिश यह है कि भारत को तीसरे मोर्चे पर फंसाया जाए। तो क्या ये चाइना और पाकिस्तान का काउंटर आउटफिट है बांग्लादेश का सिचुएशन भारत को एंगेज करने के लिए? ये काउंटरफिट नहीं है, बट एक टेररिस्ट मॉड्यूल जो डेवलप करने के लिए, लॉन्चिंग पैड के लिए बांग्लादेश एक सॉफ्ट पैड है। जब तक शेख हसीना थी, इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा देने में काफी रोक कर रही थी। म्यांमार की तरफ से हम थोड़ा सुरक्षित हो चुके हैं, जहां तक बांग्लादेश के मॉड्यूल से ये जी बोलिए सर, बोलिए। बांग्लादेश की तरफ से, और हाँ, बांग्लादेश की तरफ से वहां इकट्ठा करके अपने लोग इकट्ठा करेंगे, और वो बांग्लादेश बॉर्डर से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान है, जबकि पाकिस्तान बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करना जब बर्फ पड़ने लगती है तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस इन्फिल्ट्रेशन को लोकल सपोर्ट चाहिए। ये लोकल सपोर्ट अगर नहीं मिलेगी तो इन्फिल्ट्रेशन अंदर आके सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये सक्सेसफुल होने के लिए इनका इंटरनल सपोर्ट चाहिए। वो इंटरनल सपोर्ट इनको हमारे बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर के अंदर काफ़ी मॉड्यूल और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे डर है और भगवान ना करे कि ऐसा हो कि टेररिस्ट एक्टिविटी और ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़े। जहाँ तक वॉर का थर्ड फ्रंट का तो सवाल नहीं उठता, बिकॉज बांग्लादेश की आर्मी हिंदुस्तान से लड़ने नहीं आएगी, लेकिन ये नॉन स्टेट एक्टर्स को डेवलप करके उनसे हमें तंग किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली और ज्यादा यही वजह है तिवारी सर, यही वजह है। थोड़ी देर पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाई थी कि बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है, और बीएसएफ के जवानों की संख्या भी जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर बढ़ाई गई है। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर है, बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, बीएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर मीटिंग भी चल रही है, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो भारत हर डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए, बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह मीटिंग ले रहे हैं, बीएसएफ हर डेवलपमेंट पर नजर बनाई हुई है, इंडियन आर्मी हर डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है, सुरक्षा के हालात पर मंथन चल रहा है, और बांग्लादेश और बीएसएफ के जवानों के बीच, अधिकारियों के बीच जो है वो मीटिंग चल रही है, ये भी कहा जा रहा है। और बीएसएफ के जो डीजी हैं वो भी हालात के मद्देनजर इस वक्त घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आरके भार्गव सर के पास जा रहा हूं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके भार्गव सर, आपका क्या मानना है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, आप किस हालात को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, किन चीजों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये जितनी भी घटना हुई है, ये ऐसा नहीं है कि 4 दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में पैदा हुई। इसके लिए बहुत सोचे समझे तरीके से काम किया गया। ये जो अपोजिशन पार्टी है वहां पर, भार्गव सर एक सेकंड आपको रोकेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बीएसएफ की जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है देश के बांग्लादेश के हालात को लेकर और बॉर्डर सिचुएशन को लेकर। बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बीएसएफ के बड़े अधिकारियों की मीटिंग चल रही है बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर। दो तस्वीरें लेकर आइए, एक तरफ बांग्लादेश की तस्वीर और दूसरी तरफ बीएसएफ की हाई लेवल मीटिंग। और मीनवाइल मैं तब तक भार्गव जी से जवाब ले लेता हूं। भार्गव सर, आपका जवाब, बीएसएफ की हाई लेवल मीटिंग भी शुरू हो गई है। भार्गव सर। हाँ, तो मैं जो कह रहा था ये कह रहा था कि ये जो हालात वहां पर पैदा हुए हैं वो ऐसा नहीं कि 2 दिन 10 दिन में पैदा हुए हैं। इसके लिए काफी लंबे समय से तैयारी हो रही थी। आपने देखा होगा शेख हसीना ने स्पीच में हिंदुस्तान से काफी कुछ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, उनके साथ में काफी तालमेल बिठाने की कोशिश की। वो बिना वजह नहीं थी, उसकी वजह यही थी कि वो अपने आंतरिक जो स्थिति पैदा हो रही थी उसको उन्हें पता लग गया था और वो उससे परेशान थी। इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था कि हिंदुस्तान के साथ इस बारे में मशवरा किया जाए। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि वो 3 तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, एक तरफ में बंगाल की खाड़ी है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए
हर हालत में हिंदुस्तान की जो पोजीशन है वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश के लिए नहीं। अब वहां पर जितना भी हुआ, देखिए किस तरह से हुआ। उन्होंने आरक्षण को एक मुद्दा बनाया। आरक्षण वहां पर एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर वो सारी पब्लिक को एकजुट कर सकते थे। उन्होंने सारी पब्लिक को अपनी तरफ एकजुट किया, जिसमें वो भी शामिल थे जो कि सरकार के समर्थक थे। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर वो उनके जी साथ में आ गए जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। जब ये सारे एकजुट हो गए तब उन्होंने इस आरक्षण के मुद्दे को एक तरह से कह लीजिए इसको जी बैक बर्नर पे डाल दिया और वहां पर खुलेआम गवर्नमेंट के खिलाफ आकर के जी खड़े हो सर गए। सर आप कह रहे हैं ये सारी की आरक्षण, सारा जी सर आप कह रहे हैं आरक्षण को मुद्दा बनाया गया, मकसद क्या है सर? मकसद मैं बता रहा हूँ ना, मकसद था पब्लिक को गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े करना, ताकि गवर्नमेंट के खिलाफ ये पब्लिक खड़े होकर के इस गवर्नमेंट को वहां से हटाए, वहां देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा हो, देश के अंदर अफरा तफरी पैदा हो। ये उसका बेसिक मुद्दा था। अब देखिए इसके साथ में एक और चीज देखिए आप, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में दोनों जगह पर जमायत इस्लामी का आपस में बहुत अच्छे संबंध है और आमतौर पे वो दोनों एक दूसरे से मिल करके चलते हैं। और खासतौर से जो बांग्लादेश के जमायत इस्लामी है उसका सारा का सारा आइडियोलॉजी उसको पाकिस्तान से आती है। बीएनपी इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तान के वो नजदीक है, तो वहां पर बीएनपी और जमायत इस्लामी के आने के बाद पाकिस्तान को वहां एक सीधी एक्सेस मिलती है, जिसको यूज करके वो हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी या अशांति पैदा कर सकता है, मिलिटेंट टेररिस्ट को वहां से एक्टिविटीज भी अंदर बढ़ा सकते हैं, जिसको ले सकता तिवारी है। सर इशारा कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात कही थी कि ये पाकिस्तान ने एक दूसरा एवेन्यू खोल लिया है, जिससे वहां से आतंकी इन्फिल्ट्रेट करने के बजाय सीधे सीधे वहां से आ सकते हैं और उनको वहां पर काफी सपोर्ट भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल में, आसाम में जितने भी वहां पर इनके सिंपैथाइजर हैं उनसे उसको काफी वहां पर और मदद भी मिलेगी। तो ये एक उन्होंने नया रास्ता खोला है इस चीज को देखते हुए कि अभी कश्मीर या राजस्थान या पंजाब के रास्ते इन्फिल्ट्रेट करना इतना आसान नहीं रहा। बिल्कुल, एक भारत के लिए चुनौती वाली बात हो सकती है, लेकिन क्या रेस्टोरेशन की कोई पॉसिबिलिटीज है कि शेख हसीना वापस चली जाएं, वहां पर हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएं, शेख हसीना दोबारा से कार्यभार संभाल ले? तिवारी सर, आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखती है, या फिर अब बांग्लादेश के वो पाकिस्तान वाले मशवरे की राह पर निकल पड़ा जो जिस ओर इशारा कर रहे हैं भार्गव सर? देखिए, हसीना की वापसी के लिए तो मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके से डिफेंस मतलब आर्मी चीफ का जो रोल रहा है यहाँ पर, वो बड़ी शांतिप्रिय उन्होंने काम किया है। अब ये किसके प्रेशर में किया है या उन्होंने सिप्लोमेटिक कैसे अप्रोच किया है कि इनको बाहर निकाल दिया, दूसरे को बैठा दिया। और ये जहाँ तक इनका चौथा टर्म था, अब यह वहाँ के लोकल पार्टी नहीं चाहेगी कि वो हसीना वापस आ जाए, बिकॉज ये पावर की तो भूख सभी को लगी रहती है। जी सर। तो सभी लोग इतने सालों से तैयार कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो शेख हसीना की पार्टी हो सकता है वापस न जा पाए, पार्टी आ जाए, लेकिन इनको वापस जाना मुश्किल लगता है। लेकिन जहाँ तक भारत से बांग्लादेश का संबंध है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पॉलिटिकल लीडर आएगा उसको भारत से अच्छे संबंध रखने के लिए के कंपल्शंस है, उस पर पास कोई चॉइस नहीं है। भारत से संबंध अच्छे रखने ही पड़ेंगे। लेकिन इस संबंध के नाते इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बांग्लादेश की तरफ से पूरा सुरक्षित है। को पूरा सुरक्षित तभी नहीं हो सकता जब तक कि उनकी पूरी जनसंख्या हमारे पक्ष में न हो। ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भी अनरेस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, डिस्कंटेंट लोग हैं, जिसको किसी तरीके से दूसरे डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। इसका भरपूर उपयोग चाइना और पाकिस्तान करेगा। मैं इसमें अमेरिका का भी रूल आउट नहीं कर सकता हूँ। अमेरिका ने भी हो सकता है फंड दो। भारत को भी इस तरीके की एक्टिविटी में, भारत में भी कोई ऐसा अनरेस्ट बढ़ाने की एक्टिविटी के लिए भी इन लोगों का रोल हो सकता है। तो भारत को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार रहना पड़ेगा। सर आपने बड़ी बात की है, आपने बड़ी बात की है। आप कह रहे हैं सर, तिवारी सर, कि आप अमेरिका को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की भूमिका क्या और कैसे हो सकती है? यस, अमेरिका की भूमिका हो सकती है, लेकिन जहां तक हमने कुछ कहा था, पहले सुना था, मैं इसकी बोली ऑथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है कि अमेरिका ने भी कोई एक बेस बनाने की अनुमति मांगी थी जो नकारा गया था, या कुछ इंटरेस्ट बांग्लादेश में चाहता था जो हसीना जी ने नकार दिया था।
हो सकता है कि इस प्रत्यक्ष में, गुस्से में या जो कुछ भी है उसका, तो अमेरिका का रोल ऐसा है कि सबको दबा के रखो। हिंदुस्तान को उठाने की कोशिश करता है चाइना को काउंटर करने के लिए, और ये भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान इतना ऊंचा उठ जाए कि उसको भी वो काउंटर कर सके। तो इसलिए इनका रोल पूरे विश्व में क्या फॉरेन पॉलिसी हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है जी। ये देखिए, अगर हम 1971 वॉर का याद करें, जब बांग्लादेश लिबरेट होने वाला था तो अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेज दी थी। उसको काउंटर करने के लिए हमें रशिया की हेल्प लेनी पड़ी थी। तो ये बांग्लादेश का और जो अमेरिका का उस समय हाल हुआ था, उस समय जो बेइज्जती हुई थी उसको वापस जाना पड़ा था। वो चाहता था कि बांग्लादेश की लड़ाई रोक दी जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया था। ये सारी चीज़ें सबको याद रहती है, और इसको काउंटर करने के लिए फॉरेन पॉलिसी में समय के साथ ये लोग कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या लगना कर सकते हैं। तो भारत को जो है अपनी रिसोर्सेज है, अपनी ताकत है, इसको इकट्ठा कर रहा है। कोई भी देश कहीं पर भी नहीं चाहता, या अमेरिका कोई पावरफुल देश ये नहीं चाहता कि भारत बहुत आगे बढ़ के एक शक्ति बने। इसको रुकावट पैदा करना सबके हित में है नहीं, लेकिन चाहते जरूर है। लेकिन एक बात होता है सर, तिवारी सर, भार्गव सर, एक बात होता है कि एंटी इंडिया फोर्सेस अलाइन हो रही हैं बांग्लादेश में, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो बीएनपी हो, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, चाहे वो कोई भी विपक्ष हो, क्योंकि शेख हसीना की जितने विपक्षी पार्टियां थी वो सब इस बात के विरोध में थी कि शेख हसीना टुवर्ड्स इंडिया बहुत ज्यादा अलाइन है और इंक्लाइन भी है। शेख हसीना और पीएम मोदी के रिश्ते काफी अच्छे हैं, दोनों देशों की दोस्ती काफी पुरानी रही है। तो इस बात से भी एक अनरेस्ट था वहां की विपक्षी पार्टियों में, वहां के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। भार्गव सर, इसी में मैं आपका जवाब चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो विपक्ष वहां पर एकजुट हुआ है, ये एंटी इंडिया फोर्सेस हैं? अगर हैं तो क्या भारत के साथ रिश्ते बांग्लादेश के खराब हो जाएंगे? क्या यह भी पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश चाहकर भी भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकता? देखिए, एंटी इंडिया फोर्सेस वहां बहुत समय से काम कर रही है, ऐसा नहीं कि अभी काम कर रही है। शेख हसीना की गवर्नमेंट को वहां पब्लिक पसंद करती थी, लेकिन वो पब्लिक जो उस गवर्नमेंट को पसंद करती थी उसमें से एक बड़ा सेक्शन हिंदुस्तान के फिर भी खिलाफ था। मैंने बॉर्डर के ऊपर वहाँ काफी नौकरी की है, वहाँ की पब्लिक से भी मिला हूँ, जो आते जाते थे उनसे भी मिला हूँ। उनके शेख हसीना की गवर्नमेंट को पसंद करने के बावजूद वहाँ पे एक लार्ज सेक्शन था जो हमारे खिलाफ था या हिंदुस्तान के खिलाफ था, और उसकी वजह कम्युनल ज्यादा थी और कोई नहीं था। बेसिकली वहाँ पर रिलीजन इस मामले में रोल प्ले करता था, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे। भले ही हमने उनको 71 में आजादी दिलाई, उनके लिए हमने अपना खून बहाया, लेकिन फिर भी उसमें से काफी बड़ा सेक्शन था जो हिंदुस्तान के खिलाफ था। अब रहा सवाल कि वहां पर क्या हमारी पपेट गवर्नमेंट बनेगी या हम वहां पर क्या करेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। आर्मी ने जो वहां पर रोल प्ले किया है, देखिए आर्मी ने बड़ी आसानी से उनको हेल्प प्रोवाइड करके उनको देश से बाहर जाने दिया। किस लिए जाने दिया कह नहीं सकता। क्या आर्मी अभी भी या शेख हसीना अभी भी आर्मी के साथ गुड टर्म्स में है, या एक उनका डिप्लोमेटिक मूव था कि यहाँ से उनको हेक्टर देकर के बाहर जाने दो, उसके बाद आना इतना आसान नहीं है, भेजना तो आसान है। तो इस तरह के हालात जो वहां अंदर के हैं उसको अभी यहाँ देख करके कहना शायद थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन भार्गव सर, ये भी तो साफ है कि बांग्लादेश में अभी चुनाव जीत कर आई थी शेख हसीना, तो यानी कि मेजॉरिटी शेख हसीना के साथ थी। तो ये कॉन्स्पिरेसी, ये प्लानिंग कम कॉन्स्पिरेसी बहुत ज्यादा और लॉन्ग टर्म कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा समझ में आता है। भार्गव सर, देखिए मैंने यही कहा था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि वहां पर शेख हसीना को इस बारे में काफी कुछ भनक लग चुकी थी कि यहाँ कुछ ना कुछ पक रहा है, इसीलिए उनकी बार बार इस बीच में मोदी से या भारत के साथ उनके इस बीच में कई बार उनकी मीटिंग वगैरह हुई। तो ऐसा नहीं कि वो बिना वजह थी, या ये कि उन्होंने कोई खास इस समय कोई इंडिया से कोई उन्होंने फेवर लेना था। वजह यही थी कि उन्हें कुछ पता लग रहा था, उन्हें कुछ भनक लग रही थी कि अंदर कुछ जो है खिचड़ी पक रही है। भार्गव सर, एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको भी बताता हूं, दर्शकों को बताता हूं, तिवारी सर को भी बताता हूं। शेख हसीना से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने मुलाकात की है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले हैं अजीत डोवाल। तस्वीरें आप देखिए, जब अजीत डोवाल का काफिला हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब शेख हसीना से मिलने के लिए पहुंचे और अजीत डोवाल जब खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर अजीत डोवाल ने मुलाकात की है और एक तरह से भारत के तरफ से भी
अजीत डोभाल ने जाकर मुलाकात की है, हालचाल लिया है। भारत सरकार की तरफ से जाकर अजीत डोभाल ने मुलाकात की है, यह भी कहा जा रहा है। एक प्रतिनिधि के तौर पर अजीत डोभाल ने मुलाकात की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। चूंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो इस वजह से भी अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान बने हुए। तिवारी सर, कैसे देखते हैं आप इसे? भारत के प्रतिनिधि के तौर पर मुलाकात या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर मुलाकात, मौजूदा बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए? अब देखिए, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी वहाँ की हेड हैं, वहाँ की लोकल हेड है जो छोड़ के आ गई हैं, लेकिन ऐसा किसी ने टेक ओवर नहीं किया है। तो उस प्रोटोकॉल के नाते उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पॉलिटिकल हेड के रिप्रेजेंटेटिव होके अजीत डोभाल को उनसे मिलना एक महत्वपूर्ण कदम है और एक आवश्यकता भी है। लेकिन इसका एक डुअल फायदा भी हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी फीडबैक जो डोभाल जो है, अगर हसीना जी से उनको मिलेगा, जो भारत के प्लान करने में काफ़ी काम आएगा। क्योंकि अगर जैसा भारद्वाज जी बता रहे थे कि अगर बांग्लादेश आर्मी चीफ और शेख हसीना में संबंध अभी भी अच्छे हैं, दे आर इन टच, तो सारी बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें हसीना जी से डोभाल को मिल सकती है। और इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से, इस इंफॉर्मेशन को बेस बना के भारत एक महत्वपूर्ण प्लानिंग कर सकता है, ताकि भविष्य में जो भारत को देखना पड़े, उसको जो डिफिकल्टी आए उसको संभाला जा सकता है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मिलना ये डबल पर्पज है। पहली, एज ए रिप्रेजेंटेटिव to welcoming a president of a country on behalf of our political heads. Secondly, getting a first hand information which is very useful to the Indian or will be useful in the future. थैंक यू भार्गव सर, थैंक यू तिवारी सर, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बांग्लादेश में एक तरह से तख्ता पलट हो चुका है। आरक्षण की आंख में शेख हसीना विरोधियों को बड़ा मौका मिल गया है। ढाका में अभी भी अराजकता का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे होगा क्या? चुनी हुई सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। खूनी विद्रोह के बाद हालत क्या होंगे, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। भारत सरकार पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुई है। एक खास रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालात की गंभीरता को समझते हुए शेख हसीना ने अपना मुल्क छोड़ दिया। जिंदगी की सुरक्षा की खातिर वो हिंदुस्तान की धरती पर महफूज हैं। उनकी बहन रिहाना भी उनके साथ हैं। अभी इस परिस्थिति में जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो स्थिति में कोई मतलब ऑर्डर आना चाहिए, कोई इंटरिम ऑर्डर आना चाहिए और ऐसा मतलब इंतजाम होना चाहिए जिससे मतलब लोगों का जो भी मतलब उनके अपेक्षाएं हैं वो पूरी तरह देखा जाए। और इसके अलावा मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का भी इंतजाम होना चाहिए, बंदोबस्त होना है। बांग्लादेश में इस वक्त हाहाकार मचा है। करीब 4 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर चुके हैं। घरों, दफ्तरों में आगजनी की जा रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही पीएम आवास पर लूट मच गई। हजारों प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए। जो हाथ में लगा उस पर कब्जा कर लिया। कोई कीमती सामान पर झपटा तो कोई घर की कुर्सी और सोफा लेकर फरार हो गया। ये लगता है जैसे कि कोई अरब स्प्रिंग हो, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, मैदान रेवोल्यूशन हो। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधा के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है। कह रहे हैं C-130 विमान उनको लेके आ रहा है दिल्ली। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। सत्ता की कमान सेना ने अपने हाथ में ले ली है। अब यहाँ सेना की हुकूमत है। जो सेना चाहेगी वही होगा। सारे राजनीतिक दल सेना के मोहरे होंगे। जो शक्तियां प्रधानमंत्री के पास थी, अब वो सेना के तहत राष्ट्रपति के पास होगी।
আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। बांग्लादेश का यह हाल पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरह यहाँ भी तख्ता पलट की रवायत रही है। जैसे 1975 में शेख हसीना के पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना की मां, उनके 3 भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था। इस पूरी साजिश के पीछे खालिदा जिया के पति और तत्कालीन आर्मी चीफ जियाउर रहमान का हाथ बताया गया। वही आगे चलकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, लेकिन ये सिलसिला नहीं थमा। 1981 में जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई और बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक हैं। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हजारों फैक्ट्रियों में ताला लग चुका है। 3 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सड़कों पर गदर काट दिया है। शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग में पीट पीट कर मार डाला गया। तो वहीं सिराजगंज शहर में पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और 14 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। साथ ही ढाका में 2 न्यूज़पेपर के दफ्तर पर हमला किया गया। नाहिद इस्लाम इस प्रदर्शन का चेहरा बताया जा रहा है, जिसने आरक्षण की आग को भड़काया। शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम रोल निभाया। बांग्लादेश के इस हिंसक बवंडर में अल्पसंख्यक हिंदुओं का भी जीना मुहाल हो गया है। खबर यह है कि प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई और इसी वजह से भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी की है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शेख हसीना अभी भारत में है। 1975 में उनके पिता की हत्या की गई थी। तब वो 1981 यानी 6 साल तक भारत की सरजमी पर रही। इसके बाद बांग्लादेश जाकर नई शुरुआत की। 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। ऐसे में उम्मीद है कि बांग्लादेश के हालात में सुधार आएगा और भारतीय नीति की प्रबल पक्षधर शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश में नई शुरुआत करेंगी। तब तक वेट एंड वॉच की स्थिति बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना से एनएसए प्रमुख अजीत डोवल की मुलाकात हुई है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले अजीत डोवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले थे और उसके बाद माना ही जा रहा था कि दिल्ली आने का कोई मकसद था। अगर वो चाहती तो कोलकाता भी लैंड कर सकती थी। अगरतला लैंड करने के बाद चॉपर लेकर वहां तक पहुंची। उसके बाद जो इंडियन एयरलाइंस थी उसकी आगे बढ़े। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी ने भी मुलाकात करी है। इसके पहले एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया था बांग्लादेश के बारे में और अब राहुल गांधी ने भी मुलाकात करी है एस जयशंकर से। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करी है। ठीक है, सीधे आपको इंडियन एयरबेस ले चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता नवीन लाइव जुड़े हैं। नवीन, कितने बजे की बात थी, कब लैंड हुआ, जहाज कौन सा था? क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन मार्क है कि जो जहाज था वो इंडियन कैरियर था, एयरफोर्स का जहाज था जो अगरतला से यहां तक लेकर आया था, पहला। और मेरा दूसरा सवाल यह है, अजीत डोभाल लगभग कितने मिनट तक वहां थे? बिल्कुल, देखिए आप बता दें कि अजीत डोभाल का आपने सवाल किया। अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलने पहुंचे थे हिंडन एयरपोर्ट के अंदर और तकरीबन 2 घंटे का समय हो चुका है अब, जबकि इस समय हम मौजूद हैं। 2 घंटे तक जो शेख हसीना है वो अभी भी हिंडन एयरपोर्ट के अंदर ही है और जब उनका प्लेन लैंड किया, बताया जा रहा है कि सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो प्लेन था वो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन था, जिसमें शेख हसीना अगरतला से हिंडन एयरपोर्ट पे जो लैंड की थी एयरफोर्स का वो स्टेशन था, वो लैंड की है। 2 घंटे से ज़्यादा समय से
शेख हसीना वहीं पर मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल उनसे मिलने पहुंचे थे और जो भी सिचुएशन है बांग्लादेश की या फिर इंडिया की, वो उनके साथ चर्चा की गई है। क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि शेख हसीना पालम एयरपोर्ट लैंड कर सकती हैं, वहां से वो सेफ हाउस जा सकती थी या फिर वहां से किसी दूसरे मुल्क में वो जा सकती थी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरफोर्स जो स्टेशन है वहीं पे मौजूद है। 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। हालांकि जब उनका प्लेन लैंड हुआ था, एयरफोर्स का जब कैरियर वहां पे लैंड हुआ था, तो एयरफोर्स के जो तमाम ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनका स्वागत किया था। उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल जो है वो उनसे मिलने पहुंचे और जो परिस्थितियां हैं वो तेजी से बदल रही हैं। जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री को पूरे सिचुएशन से अवगत कराया कि शेख हसीना के आने के बाद बांग्लादेश की क्या स्थिति है। शेख हसीना अब जबकि इंडिया में है, दिल्ली एनसीआर में है, तो क्या स्थितियां हैं। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। दोनों के बीच बांग्लादेश पे जो कंडीशन है अभी के समय, उसको लेकर चर्चा हुई और बहुत हद तक संभव है कि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर पार्लियामेंट में भी बांग्लादेश के सिचुएशन पर अपना बयान जारी कर सकते हैं। तो बहुत हद तक संभव है कि जो स्थितियां हैं वो बहुत तेजी से बदल रही हैं, क्योंकि अभी भी जो शेख हसीना है वो दिल्ली एनसीआर में मौजूद है। गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है वो सूत्रों के हिसाब से, अगर कुछ सूत्र आपके बता रहे हो, सोर्सेज बता रहे हो, तो क्या होने वाला है? क्या शेख हसीना दिल्ली में रुकेंगी, अगल बगल एनसीआर में कोई सेफ हाउस रहेगा, या फिर ये एक ट्रांजिट था जो उन्होंने ब्रीफ किया, बातचीत हुई, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है हमारा, अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए एनएसए डोभाल आए, बातचीत हुई और अब यहां से निकल जाएंगी? सूत्र क्या कह रहे हैं नवीन? देखिए, अगर शेख हसीना को किसी सेफ हाउस में रुकना होता तो वो अगर तल्ला जब उनका चॉपर लैंड हुआ बांग्लादेश से, तो वहां से सबसे नजदीकी जो एक सेफ हाउस था या फिर नजदीकी एयरपोर्ट हम कह सकते हैं, वो कोलकाता का था। दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। ममता बनर्जी से हमेशा से शेख हसीना के रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो अगर शेख हसीना चाहती तो आराम से वो कोलकाता रुक सकती थी, सेफ हाउस में वहां रुक सकती थी। लेकिन एक संदेश देने की कोशिश थी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो मित्रता है वो बहुत पुरानी है और समय समय पर दोनों देशों के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसकी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक संदेश है दिल्ली के पास उनका लैंड करने का, क्योंकि अगर पालम एयरपोर्ट पे लैंड करती तो कई सारी मुश्किलें हो सकती थी, रूट लगाना होता या फिर सिक्योरिटी के जो तमाम प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने पड़ते। हिंडन एयरपोर्ट जो पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स के कब्जे में है, वहाँ चप्पे चप्पे पर इंडियन एयरफोर्स के जवान और मिलिट्री के जवान तैनात रहते हैं। तो सबसे सेफ प्लेस जो अभी के समय नजर आ रहा था वो हिंडन एयरबेस था, जो दिल्ली की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर है। तो ऐसे में अगले आने वाले कुछ घंटे काफी अहम होते हैं, क्योंकि अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की है और निश्चित रूप से कई मुद्दों पर बातचीत की गई होगी। हो सकता है कि सरकार का जो संदेश हो वो अजीत डोभाल ने शेख हसीना को दिया हो, या फिर शेख हसीना को जो कुछ भी चाहिए वो उन्होंने अजीत डोभाल के जरिए केंद्र तक अपनी बात पहुंचाई हो। तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि इस मुलाकात के मायने क्या है, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल उनके लैंड होने के तुरंत बाद उनसे मिलने पहुंचे, तो उस मुलाकात के मायने क्या है इसको समझने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारत अभी के समय शेख हसीना के साथ मजबूती से खड़ा है। ठीक है, क्या कोई औपचारिक बयान भी जारी हो सकता है विदेश मंत्रालय की तरफ से, या फिर क्योंकि सेशन इन प्लेस है, जैसा आपने बताया कि हाँ कल जो सभा है लोकसभा और राज्यसभा में, एस जयशंकर ब्रीफ कर सकते हैं एटलीस्ट पार्लियामेंटेरियंस को और विपक्ष को कि हालात क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने अगर आज मुलाकात की है तो माना ही जा रहा है कि एस जयशंकर जो कि एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो कल हाउस को ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल, देखिए बता दें कि सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एमईए जो जयशंकर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो कल पार्लियामेंट को इस मुद्दे पर ब्रीफ कर सकते हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक जो इसकी घोषणा है वो नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कल बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है और केंद्र सरकार द्वारा उस पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उससे जुड़ी जानकारी कल एस जयशंकर पार्लियामेंट में साझा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही शेख हसीना का जो प्लेन था वो हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, उसके तुरंत बाद एस जयशंकर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी। बांग्लादेश में जो दूतावास से उन्हें जानकारी मिल रही है, बांग्लादेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, ये पूरी जानकारी एस जयशंकर ने। आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। एयर इंडिया ने विमान सेवा पर रोक लगा दी है। जी हां, बांग्लादेश के हालात को लेकर एयर इंडिया का बड़ा फैसला है, कल तक के लिए निर्धारित सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ढाका के लिए भारत से विमान सेवा बाधित। एयर इंडिया ने विमान सेवा पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश के हालात को लेकर एयर इंडिया ने यह बड़ा फैसला किया है
कि फिलहाल टचडाउन कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं करेगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। ठीक है, वापस चलते हैं अपने संवाददाता नवीन पास। नवीन, ये जो सिचुएशन है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद मालदीव्स, अगर आप उसके बाद नेपाल, तो सिर्फ भूटान छोड़ दीजिए तो जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं बहुत टर्मोइल है पिछले एक साल में। बिल्कुल, देखिए आपने पाकिस्तान का जिक्र करना आप शायद भूल गए, क्योंकि पाकिस्तान में स्थितियां हमेशा से ही वैसी ही रही हैं। बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों से शांति थी, लेकिन जुलाई की शुरुआत से कहीं ना कहीं जो अशांति है वो शुरू हो चुकी थी। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे, कई मौतें आई थी झड़प में, और उस समय से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो झड़प है, जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश की, वो शेख हसीना सरकार के अनुकूल नहीं है। आपने श्रीलंका का जिक्र किया, आपने मालदीव का जिक्र किया। श्रीलंका में भी तख्ता पलट हो चुका है, वहां पर भी देखने को मिला था कि जो राष्ट्रपति का आवास है उसे प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। भूटान अब तक इन तमाम चीजों से बचा हुआ है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा देश है, और शायद उसकी वजह एक ये भी है कि भूटान अपने सभी पड़ोसी देशों से एक उसकी जो संबंध है वो कहीं ना कहीं मैत्रीपूर्ण है। लेकिन ये जरूर अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए भी कि भारत के सभी तरफ के जो पड़ोसी देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ठीक है नवीन, आप नजर बनाए रखिए, हम पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक, सारी ब्रेकिंग सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली पर।